अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स। आपकी जो फार्माकोलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेन दो डिजीज़ की ड्रग्स हैं, एक है एस्थमा की और सेकंड है सीओपीडी की। दोनों के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं जो एस्थमा के लिए। एस्थमा में जो ड्रग्स मेनली यूक्यू में आती हैं वो आपके मेनली आते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। या ओवरऑल पूछ लेते हैं कि एस्थमा में कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। या फिर इसका क्वेश्चन आता है कि एक्यूट एक्सरसेबेशन ऑफ एस्थमा है तो हमने उसकी क्या मैनेजमेंट करनी है। ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं आपको बताऊंगी इस लेक्चर में। एस्थमा के अंदर जो मेनली क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की वो है 3 तरह की। एक है इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो यूक्यूज़ आ चुकी हैं। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है लिकोट्राइन्स के एंटागोनिस्ट। और थर्ड जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी। जो लिकोट्राइन्स के एंटागोनिस्ट है ये एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करते हैं। ये इसमें भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन आप इसको अलग लिख दें तो ये वैसे भी ठीक है। अगर हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की बात करें तो इसमें मेनली आते हैं स्टीरॉयड्स और एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है ओमेलिजुमैब, इसमें वो आती है। और बाकी जो है इसमें स्टीरॉयड्स आते हैं। स्टीरॉयड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीरॉयड्स जो हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। वो होते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स हो सकते हैं, सेकंड जो है वो ओरल हो सकते हैं, और थर्ड क्या है इसमें आईवी स्टीरॉयड्स भी हो सकते हैं। तीनों तरह के जो स्टीरॉयड्स हैं वो यूज़ होते हैं मेनली। आईवी जो है मेनली वो हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। बाकी जो है इनहेल्ड हम मोस्टली जो है वो हम पंप देते हैं इनहेलर की फॉर्म में। इस फॉर्म में भी यूज़ होती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो कि है हमारे ब्रोंकोडायलेटर में जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी 3 क्लासिफिकेशन है फर्दर ब्रोंकोडायलेटर्स के। जो 3 हैं वो हैं बीटा के एगोनिस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा के एगोनिस्ट। फिर है मस्करीनिक के एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो कि हम कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक भी इनको कहते हैं, जो कि एंटी मस्करीनिक होते हैं मेनली। और थर्ड जो है वो है मिथाइलजेंथीन्स। बीटा के एगोनिस्ट जो होते हैं उसमें शॉर्ट एक्टिंग भी होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं। जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं उसे हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यानी साबा। और सेकंड जो है लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। फिर हम बात करते हैं मस्करीनी की। मस्करीनी में भी शॉर्ट एक्टिंग होते हैं तो हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। और इसके अंदर साबा होता है जो कि होता है लामा होता है जो कि होता है लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। और उसके बाद हमारे मिथाइलजेंथीन्स जो कि 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, इसमें थियोफाइलिन्स होती हैं और अमाइनोफाइलिन्स होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिकोट्राइन्स जो एंटागोनिस्ट है उसमें कौन कौन से इसमें क्लासिफिकेशन आती है। लिकोट्राइन्स के अंदर 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। ऐसे जो कि इनको बनने से रोके वो है लाइपोक्सिजीनेस इनहिबिटर्स, मतलब लिकोट्राइन्स बने ही ना। इसके एंजाइम को इनहिबिट करता है ज़िल्यूटन, इसमें ड्रग आती है। सेकंड है रिसेप्टर के इनहिबिटर, कि लिकोट्राइन बन गया है लेकिन लिकोट्राइन जाके अपना एक्शन ना करे अपने रिसेप्टर के ऊपर। उसको इनहिबिट करने के लिए 2 तरह की ड्रग्स होती हैं जो कहती है ज़ेफिरलोकास्ट और मोंटिलोकास्ट, कास्ट के लिहाज से आती हैं। अब इनका मैकेनिज्म क्या है, इन सब का मैकेनिज्म क्या है, हम 1 बाय 1 सारा कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। मेनली एस्थमा में क्या होता है कि जब भी पेशेंट को एस्थमा, एक पेशेंट डायग्नोस है लेकिन हर टाइम इसको सिम्टम नहीं होते। इसके सिम्टम कब वर्स होते हैं, जब कोई ना कोई उसको फ्लेयर करने के लिए एंटीजन आए। एंटीजन कोई भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकती है जिससे पेशेंट जो है वो एलर्जिक है। अब वो एंटीजन आया, उसने आके पेरिफेरल टिश्यूज़ लिम्फोइड टिश्यूज़ में गया, वहाँ से जो है आईजी ने उसको पकड़ा। एंटीजन को पकड़ने के बाद इसे इंटरेक्शन किया विद मास्ट सेल्स। मास्ट सेल जो होता है इसके अंदर सारे हमारे मेडिएटर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं। मास्ट सेल जो है वो डीग्रेनुलेट हुआ और डीग्रेनुलेट होने के बाद उसने मेडिएटर्स रिलीज़ किए बहुत सारे। उसमें लिकोट्राइन्स भी होंगे, हिस्टामीन भी होगा, आईजी भी साथ आएगा, फास्फोडाइस्ट्रेस भी होगा, साइटोकाइन्स भी होंगे, एपिथेलियल सीएफएफ सेल फैक्टर भी होगा इसके अंदर। ये सारे के सारे मेडिएटर्स जो हैं वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। हमने इसको इनहिबिट करना है। हम अगर आईजीई को जो कि एंटीजन लेके बाइंड हुआ था मास्ट सेल से, हम अगर इसको इनहिबिट कर देंगे कि बाइंड ना करे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसे हम कहते हैं ओमेलिजुमैब।
सो ये इसको इनहिबिट करता है यहाँ पे इंटरेक्शन होने से। अगर मास सेल डीग्रेनुलेट हो रहा है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एक ड्रग जिसे कहते हैं क्रोमोलिन। क्रोमोलिन जो है वो मेनली मास सेल्स को डीग्रेनुलेट नहीं होने देता, ताकि सारे मेडिएटर्स निकले ना और ना ही ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो। इसके अलावा स्टीरॉयड जिलोटिन का भी इफेक्ट है, क्योंकि वो जो है हमारा लिकोट्राइन्स को नहीं बने देता। उसके बाद जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, उसको इनहिबिट करने के लिए बाकी जितने भी हमारे ड्रग्स हैं, बीटा के एगोनिस्ट, मस्करीनिक के एंटागोनिस्ट, थियोफाइलिन्स, ठीक, और इसके अलावा जो लिकोट्राइन्स रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं, ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं वो इस तरह से काम कर रही होती हैं और उसको इनहिबिट कर रही होती हैं। एस्मा के अंदर ड्रग्स डिटेल से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मेन एक्शन कहाँ पे होता है। अगर मैं बात करूँ लिकोट्राइन्स की, लिकोट्राइन्स में दो क्लासिफिकेशन थी। हमने कहा था कि लिकोट्राइन्स को इनहिबिट करते हैं, दो तरह के ड्रग्स थी, जो कि एक तो उसकी सिंथेसिस नहीं होने दे रहे थे लैपोक्सिजिनेज की, लैपोक्सिजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे, और सेकंड जो है हमने कहा था कि वो रिसेप्टर पे एक्ट नहीं होने देती लिकोट्राइन्स को। सो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी इकोसाइनेट्स होती हैं? लिपिड से बनते हैं एराकिडोनिक एसिड। लिपिड्स कहाँ होता है? सेल के मेम्ब्रेन में, ठीक है। सो लिपिड से बनते हैं एराकिडोनिक एसिड, जिसे हम कहते हैं AA। कैसे बनते हैं एराकिडोनिक एसिड? ये बनते हैं फास्फोलाइपेज A2 से, जो कि एक एंजाइम होता है, कन्वर्ट करता है लिपिड को इनटू एराकिडोनिक एसिड। अगर हम यहाँ पे इसको इनहिबिट कर दें यहीं पे ही, तो हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं बाय स्टीरॉइड्स। सो ओके, सो स्टीरॉइड जो है वो फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं ताकि एराकिडोनिक एसिड बने ही ना। एराकिडोनिक एसिड बन गया, सपोज करें। अब बनने के बाद इसकी दो तरह की जो है ना वो पाथवे होती है। एक पाथवे में उसने बनाने हैं लिकोट्राइन, और सेकंड पाथ में बनाने हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, और थ्रोम्बोक्सिन्स। अब इन दोनों पाथवे में कब जाएगा? जब जो एंजाइम आ जाएगा। अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज आ गया तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, अगर लाइपोक्सिजिनेज आ गया तो लिकोट्राइन्स बनेंगे। हमारा मेन टारगेट है लिकोट्राइन्स को इनहिबिट करना। क्यों इनहिबिट करते हैं? लिकोट्राइन जो होता है मेनली, ये एक ऐसा मीडिएटर है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर कहते हैं इसको। ये एक ऐसा इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होता है जो कि हमारे एस्दिमा के अंदर मेनली क्या होते हैं? ब्रोंक्योल्स। सो ब्रोंक्योल्स की जो है वो क्या करवाता है? स्पैज्म करवाता है। सो हम इसको इनहिबिट करते हैं। हमारी बॉडी में मेनली क्या होता है? अगर एक पेशेंट आपके पास आया एस्दिमा का, सपोज करें एस्मा का पेशेंट आया है, तो उसके जो ब्रोंक्योल्स होते हैं उसकी एंटीजन के आने की वजह से उसकी स्पैज्म हो जाती है। जब इसकी स्पैज्म हो जाएगी तो इसका जो ईयरवे है वो नैरो हो जाएगा। ईयरवे के नैरो होने की वजह से पेशेंट को जो है वो सांस नहीं आता, मीन एस्मा का अटैक होता है। एक तो नैरोइंग होगी, सेकंड क्या चीज़ होगी कि यहाँ पे जो सारे के सारे जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आ जाते हैं वो ब्रोंक्योल्स को, एल्वियोलाई को जो है वो फिल कर देते हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से कंजेशन हो जाएगी, साथ ब्रोंकोस्पैज्म भी होगा, तो इससे सारे एयरवे जो हैं वो तंग हो जाएंगे। उनके तंग होने की वजह से फ़ौरन से पेशेंट को जो सिम्टम है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आते हैं। सो इसको इनहिबिट करने के लिए हमने लिकोट्राइन्स को हर तरह से इनहिबिट करना है। हम यहाँ भी इनहिबिट कर सकते हैं जिलोटिन को लेके, और हम क्या करते हैं कि लिकोट्राइन एक्ट ही ना करे अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके, तो हमने मेनली LTD4 को जो है वो टारगेट करना होता है, और ताकि ये जो है अपने रिसेप्टर पे एक्ट ना करे। कहाँ पे? ब्रोंक्योल्स पे। सो वहाँ पे हम जब ये ड्रग देंगे तो इसको इनहिबिट करेगा ताकि ये एक्ट ना करे और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर ना आए। सो मोंटिलोकास्ट जो है वो लिकोट्राइन्स को रिसेप्टर पे एक्ट होने से इनहिबिट करता है, जबकि जिल्यूटिन जो है वो लाइपोक्सिजिनेज को इनहिबिट करता है। ये दो हो गए, और स्टीरॉयड जो है वो फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है। तो इस तरह जो ये ड्रग्स ये काम करती हैं। ये हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा स्केच है जो कि आपके फार्मा की बुक में बना हुआ है। इससे हम समझते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, क्लासिफिकेशन है, वो एक्ट करती हैं। हमारे पास है ब्रोंकियल टोन, ठीक है। ब्रोंकियल टोन अगर इसका स्पैज्म हो जाएगा तो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अगर ये रिलैक्स हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो रिलैक्सेशन अगर हो जाएगी ब्रोंकियल ट्री की, तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। सो हमने क्या टारगेट करना है कि हमने रिलैक्सेशन करवानी है और कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करना है। इसको इनहिबिट कर देंगे ताकि ये ना हो, और इसको हम रिलैक्सेशन को करवाएंगे। सो दोनों काम हमने, ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ लेके जाना है कि इस तरफ हम जाएं। सो अगर हम प्रिवेंट करें, सपोज करें कि एक पेशेंट आया है एस्मा के अटैक के साथ, तो उसको कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुकी है। सो अब हमने कैसे इसको प्रिवेंट करना है? हमने इसको कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं? हम दे सकते हैं लिकोट्राइन्स के इनहिबिटर। इसके अलावा हम जो है थियोफाइलिन दे सकते हैं, ठीक है। थियोफाइलिन जो है वो इनहिबिट करेगा एडिनोसिन को और कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देगा।
फिर है मस्करीनिक के एंटागोनिस्ट, जो कि हमें पता है कि वो एंटी मस्करीनिक एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, ACH को इनहिबिट करते हैं एसिटाइलकोलिन को, और इसको इनहिबिट करने से क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होगी। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब ये है कि लिकोट्राइन इस तरफ करवा रहे हैं एरो को, लेकिन हमने इनहिबिट करवाना है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, मीन कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की कि एक पेशेंट आया है, उसका ब्रोंकियल टोन जो है वो सपोज करें इतनी है, तो उसको हम मज़ीद रिलैक्स करवा देंगे। तो मज़ीद रिलैक्स करवाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बीटा के एगोनिस्ट। बीटा के एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ये होता है कि इसने ATP को CEMP में कन्वर्ट करना है, और CEMP जो है वो क्या करवाता है, वो डायरेक्टली रिलैक्सेशन करवाता है। CEMP के लेवल को हमने हर तरह से बढ़ाना है, या तो इसको हम बना दें या इसको डिग्रेड होने से बचा लें। अब ये डिग्रेड किस तरह होगा, ये होगा फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम के थ्रू जो है वो डिग्रेड होता है। सो हमने थियोफाइलिन देना है। थियोफाइलिन मेनली क्या काम करता है, फास्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करता है। इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो CEMP जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा AMP में, वो वहीं का वहीं रहेगा। ज़्यादा ये लेवल होगा तो ये रिलैक्सेशन करवाएगा, और जिससे ब्रोंकोल्स की जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये सारी ड्रग्स काम कर रही होती हैं। फिर हम करते हैं कि स्टीरॉयड ने क्या करना है कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स कम से कम आएंगे, वो कम से कम होगी तो वहाँ पे कंजेशन कम से कम होगी।